पीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा 2024 के बीएड पाठ्यक्रम के पहले यूनिट का जो तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक है किशोर के संबंध में, इसी टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप सिलेबस को देखें कि तीसरा टॉपिक है किशोरावस्था, धारणाएं, रूढ़ियां और समग्र समझ की आवश्यकता। इसी में टॉपिक है किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक, और अंतिम टॉपिक है बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकताएं। इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि किशोरावस्था से संबंधित इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग कवर करें। तो सबसे पहले यह देखें कि किशोरावस्था है क्या। किशोरावस्था आप सामान्य तौर पर बहुत सारे बुक्स देखेंगे, उसमें भिन्नता आएगी किशोरावस्था के संबंध में। कुछ बुक्स ऐसा है जो 13 से 19 आयु वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था की श्रेणी में रखता है, जबकि कुछ विद्वान इसको 12 से 18 वर्ष के बीच रखते हैं। भारतीय अधिकांश शिक्षाविदों ने किशोरावस्था का काल 12 से 18 माना है। इसी औसत काल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वह बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। E.A. किलपैट्रिक साहब का कहना है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। हॉल साहब का क्या कहना है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये हॉल्स का कहना है। और किलपैट्रिक का कहना है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दिल्ली बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। अब है कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है। तो किशोरावस्था का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो यह अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। और एडोलेसेंस शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है वह लैटिन भाषा के एडोल्सिया से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अर्थात शाब्दिक अर्थ के रूप में यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था हर व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है तथा प्रौढ़ावस्था के आरंभ में खत्म हो जाता है। तो ये तो सिंपल है कि जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है किशोरावस्था। लेकिन ये अगर स्टेटमेंट पूछे तो ये स्टेटमेंट ब्लेयर का भी है, जोन्स का भी और सिम्पसन का भी है। हैडी कमेटी रिपोर्ट, जो इंग्लैंड की हैडी कमेटी थी, उसके अनुसार 11 अथवा 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है और इसी को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए तथा इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। किशोरावस्था का काल संसार के सभी देशों में एक सा नहीं माना गया, शुरू में भी बताए हैं। हैरीमैन ने लिखा है कि यूरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लड़कियों में करीब 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तथा
लड़कों में 15 से 21 वर्ष तक माना जाता है। क्योंकि जलवायु हर जगह का भिन्न भिन्न है, तो यूरोपीय कंट्री में किशोरावस्था का जो आयु वर्ग है वो बालकों में 15 से 21 और बालिकाओं में 13 से 21 वर्ष माना जाता है। भारत देश में लड़कियों की 11 से 17 वर्ष तथा लड़कों की 13 से 19 वर्ष तक की किशोरावस्था की सीमा मापी जाती है। इसलिए भारत में यदि औसतन कहा जाए तो 12 से 18 हो गए। बालक अगर भारत में पूछा जाए तो बालकों में 13 से 19 और बालिकाओं में 11 से 17। तो अब हमको किशोरावस्था की विशेषता को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले उसका विकासात्मक विशेषताएं देखें। किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास के चरमोत्कर्ष पर होता है। इसी समय पुरुषत्व तथा नारीत्व संबंधी विशेषताएं भी प्रकट होने लगती है। अतएव वे स्वयं अपने अपने समूहों में नियंत्रित होते चले जाते हैं। जैसा कॉलसेनिक साहब ने लिखा है, किशोरों तथा किशोरियों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वस्थ और उत्साही बनना, उनकी इच्छा होती है कि हम बलशाली बने, स्वस्थ बने और उत्साही बने। जबकि किशोरियों के लिए अपनी आकृति को स्थिर आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से किशोरों तथा किशोरियों में मानसिक क्षमताओं का भी पूर्ण विकास हो जाता है। बुद्धि की स्थिरता, कल्पना शक्ति की बाहुल्यता, इससे क्वेश्चंस भी आया था पिछले बार, तर्क शक्ति की प्रचुरता, विचार में परिपक्वता तथा विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक विशेषताओं का विकास हो जाता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास से उनके संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इस आयु के किशोर तथा किशोरियां भावात्मक और योगात्मक जीवन व्यतीत करते हैं। भावना में भी होते हैं और तरह तरह के रोग भी हो जाते हैं। वे अपने निश्चय के सामने सामाजिक मान्यताओं की भी परवाह नहीं करते, जो ठान लेते जिद्दी स्वभाव इनका होता है, क्योंकि उनका मन तथा तन उद्वेगात्मक शक्ति से परिपूर्ण रहता है। तो पहला आप देख लिए विकासात्मक विशेषताएं, जिसमें शारीरिक विकास की चर्चा भी हो गई, मानसिक भी हो गई और संवेग भी हुआ। शारीरिक विकास भी चरमोत्कर्ष पे होता है, मानसिक परिपक्वता आ जाती है और संवेग अस्थिर रहता है, उद्वेग की भावना रहती है। अब आया आत्मसम्मान की भावना, दूसरी विशेषता है। किशोरावस्था में आत्मसम्मान के भाव की स्वतः ही वृद्धि होती जाती है। वे समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो बड़ों को प्राप्त है। अतएव आत्मनिर्भर बनना, नायकत्व करना, हर कार्य करने को तैयार रहना तथा महान पुरुषों की नकल करना आदि आयामों को किशोर प्रकट करते रहते हैं। वे स्वयं को पूर्ण समझते हैं, सभी कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। उनमें माता पिता तथा अन्य किसी के संरक्षण में रहना संभव नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आयु में किशोर तथा किशोरियों का जीवन अपूर्वता के साथ विकसित होता है, जिसमें उनकी स्वयं की विशेषताएं होती है। जैसा कि ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने माना है कि किशोर का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूहों में स्टेटस प्राप्त करना तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने को स्वीकार किया जाना चाहता है। तो ये थे आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान इनमें कूट कूट कर भरा रहता है और अपने जिद के आगे वो सामाजिक भावना की भी परवाह नहीं करते। तीसरी विशेषता अस्थिरता की। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ यही है कि निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज्यादा होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह संलग्न होते हैं। तो किशोर की यह भी विशेषता है कि वे लापरवाह होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशेषता को भी खो देते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते हैं और इसी बात की पुष्टि ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों में भी पाई जाती है।
तो अस्थिरता, इनका मन मस्तिष्क अस्थिर रहता है। चौथी विशेषता है किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। अपराध की प्रवृत्ति का इनमें विकास होने लगता है। जब एक निश्चित आयु के बीच के लड़के तथा लड़कियां समाज के नियमों तथा उल्लंघनों का और कानूनों का विरोध करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ये किशोरापराध की संज्ञा दी जाती है। समाज में जो नियम बने हैं उनको नहीं माने, कहा जाता है कि ये अच्छा आदत नहीं है, ये किशोरापराध है। इस उम्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है अनुशासनहीनता तथा नियमों को तोड़कर व्यवहार करना। इस अवस्था में जीवन दर्शन का निर्माण, मूल्यों का बनना, आशाओं का पूरा न होना, असफलता, प्रेम की तीव्र लालसा तथा अदम्य साहस आदि विशेषताओं के वशीभूत होकर किशोर स्वयं को अपराधी मनोवृत्ति का बना लेता है और उसी के द्वारा वह अपने अहं की तुष्टि करता है। अगली विशेषता है काम भावना की परिपक्वता। इस अवस्था में कामेंद्रियां का पूर्ण विकास हो जाता है तथा काम भावना अपनी परिकाष्ठा पर होती है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की सुसुप्त काम भावना इस समय अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेती है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चलता है कि किशोरों में बेचैनी, नाखून चबाना, पेंसिल मुंह में देना, लड़कियों में बार बार आंचल लपेटना, स्वप्नातीत विचरण आदि विशेषताएं स्पष्ट देखने को मिलती है जो काम भावना की परिपक्वता को दर्शाता है। और इनके 3 क्रम में आप बांट सकते हैं: आत्म प्रेम, समलिंगीय काम भावना और विषमलिंगीय काम भावना। अगली विशेषता है समाज सेवा। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना बहुत होती है। लड़के ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वे अपने पिता के समान सम्मान प्राप्त कर सके तथा लड़कियां अपनी मां के समान आदर प्राप्त करना चाहती हैं। वे स्वयं को सामाजिक उत्सवों, कार्यों तथा सेवाओं से ओतप्रोत कर लेते हैं एवं उसको ही प्रमुखता देने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि जब भी कोई आयोजन होता है तथा किशोर तथा किशोरियों को याद किया जाता है, यानी समाज सेवा में इनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। अगली विशेषता है कल्पना की बाहुल्यता, जो क्वेश्चन कहते कि ये पूछा गया। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कल्पना का दैनिक जीवन में प्रयोग होना। मन की चंचलता, ध्यान परिवर्तन तथा मूल्यों की अस्थिरता के कारण वह यथार्थता से हट जाता है। इसी अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने दीवार स्वप्न का नाम दिया है। तो ये कल्पना की बाहुल्यता बीपीएससी ये क्वेश्चंस पूछा था, लेकिन इसका आंसर डिस्प्यूटेड था, तो अभी न्यायालय में मामला है। तो बीपीएससी के जो भी एक्सपर्ट थे उनके अनुसार किशोरों में कल्पना की बाहुल्यता नहीं पाई जाती है, लेकिन सभी बुक्स आप देखेंगे किशोरों की विशेषता में तो उसमें कल्पना की बाहुल्यता दी हुई है। अगली विशेषता है अपराध वृत्ति। किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता है तथा समाज और राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं और मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि वे सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था के दौरान जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को सही रूप देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह ऊर्जा अपराध की ओर मुड़ सकती है। अगली विशेषता है धार्मिक भावों का उदय। शैशवावस्था की यथार्थ भावना, स्वार्थ भावना कहें, क्योंकि शैशवावस्था में हम बताए थे कि स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। किशोरावस्था में सामाजिक भावना यानी दूसरों की मदद करने में, सुख महसूस करने में परिवर्तित हो जाता है। इसी समय किशोर तथा किशोरियां धार्मिक भावना और अलौकिकता में विश्वास करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने को मानव समाज हेतु अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। उनको एक नई ज्योति दिखलाई देती है जो भविष्य का मार्गदर्शन देती है। धीरे धीरे वे उसको आत्मसात करते हैं तथा स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्थावान बनाना शुरू कर देते हैं।
इसी के कारण आत्मचेतन, संयम, नियंत्रण, कर्तव्य पालन तथा समाज सेवा के भाव आदि महान व्यावहारिक क्रियाएं शुरू होती है। अतः इसी अवस्था में धार्मिक भावनाएं प्रकट होकर अपना प्रभाव स्थायी बनाती। यानी इस अवस्था में जिसकी धार्मिक भावना प्रबल हो गई, धर्म के प्रति उसकी रुचि, उसका रुझान, उसका पूजा पाठ, नित्य कर्म में सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक भावना से में अगर उसको रुझान नहीं हुआ, उसमें लगाव नहीं हुआ, तो धर्म से विमुख होने लगता है, उसमें विश्वास नहीं करने लगता। अगली विशेषता है स्वाभाविकता का विकास। इन विशेषताओं से ही बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक टॉपिक को आपको रूबरू समझना होगा और बेहतर होगा कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि किशोरावस्था से संबंधित 2 प्रश्न तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे। उन दोनों प्रश्नों में आपको कोई प्रश्न गलत नहीं हो, दोनों प्रश्नों का आप सही उत्तर वहां अंकित करके आए। अगली विशेषता स्वाभाविकता का विकास। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों तथा व्यवहारों में नवीनता प्रकट करना शुरू कर देता है, जो दूसरों के कार्यों तथा व्यवहारों से भिन्न होते हैं एवं अपूर्वता की परिचायक होती है, इसे व्यक्ति की स्वाभाविकता कहते हैं। स्टेनले हॉल के शब्दों में किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसी अवस्था में उच्चतर तथा श्रेष्ठतर मानवीय गुण प्रकट होते हैं। तो इसमें कार्यों व्यवहारों में जो नवीनता प्रकट होने लगती है, वह धीरे धीरे स्वाभाविक होती चली जाती है। अब आते हैं कि किशोरावस्था के विकास के क्या सिद्धांत हैं। तो किशोरावस्था के विकास के संबंध में कई सिद्धांत आपको मिलेगा, लेकिन जो 2 प्रचलित सिद्धांत है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को हम यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि इसी से अधिकांश इस तरह की परीक्षाओं में, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में या प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षाओं में इसी से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, इसी 2 सिद्धांत से। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत नाम से स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक हो जाता है। इसके प्रतिपादक स्टेनले हॉल है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि किशोरावस्था में आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये स्टेनले हॉल। उनके अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध न तो शैशवावस्था से होता है और न ही बाल्यावस्था से, और इस तरह किशोरावस्था एक नया जन्म कहा जा सकता है, और इस अवस्था में बालक में जो परिवर्तन आते हैं वे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। दूसरा सिद्धांत है क्रमशः विकास का सिद्धांत, और इसका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था को प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रमशः विकास होता जाता है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो किंग हैं, और इनके अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक न होकर क्रमशः होते रहते हैं। जिस तरह से एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है, लेकिन पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी तरह बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से संबंधित होती है। अब आते हैं किशोरों के संबंध में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। इससे पहले टॉपिक आपका है कि किशोरावस्था पर जो प्रभाव है सामाजिक, सांस्कृतिक, तो ये प्रभाव राजनीतिक, ये प्रभाव आप ऑलरेडी जान रहे हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। सामाजिक हो गया कि जिस समाज में किशोर पलवित पुष्पित हो रहे हैं, उस समाज का निश्चित प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के वातावरण का, वहाँ के परिवार का, वहाँ के समाज के अन्य लोगों का, उसके दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक में उसका जो कल्चर है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर संस्कृति है कि वहाँ की पूजा पाठ परंपराएं ये अधिक होती है, धर्म में उसका लगाव अधिक होगा, तो ये प्रभाव निश्चित है। अगर वो संस्कृति है व्यापार की, तो उसका झुकाव भी व्यापार की तरफ हो जाता है। राजनीतिक है कि देश में सरकार जो है किशोरों के संबंध में जो योजनाएं बनाती हैं उससे किशोर लाभान्वित होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना और साइकिल योजना के होने से किशोरियों में शिक्षा के प्रति काफी रुझान बढ़ा है, और उनकी साक्षरता दर में आशातीत वृद्धि होती जा रही है। अब आते हैं किशोरों की रूढ़िबद्ध धारणाएं। किशोरावस्था के दौरान माता पिता की भागीदारी आवश्यक है। हालांकि रूढ़िवादिता और मीडिया चित्रण कुछ माता पिता को यह सोचने पर मजबूर कर दे सकते हैं
कि उनकी भागीदारी कोई मायने नहीं रखती है। जो माता पिता अपने किशोरों के साथ अपने संबंधों के बारे में ये रूढ़िवादी विचार रखते हैं, वे इन विचारों से मेल खाने के लिए अपनी अपेक्षाओं और पालन पोषण के तरीकों को बदल सकते हैं। यदि वे किशोरों से अपेक्षा करते हैं कि वे माता पिता की तुलना में साथियों की राय को अधिक महत्व दें, तो वे अपने किशोरों के जीवन में अपनी भागीदारी को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोर सुरक्षित रहने और मजबूत नैतिक मार्गदर्शन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन के लिए अपने माता पिता की ओर ही देखते हैं। जब माता पिता रूढ़िवादिता पर विश्वास करते हैं, तो वे किशोरों से अस्वास्थ्यकर या असुरक्षित जोखिम लेने की अपेक्षा करते हैं। परिणाम स्वरूप वे प्रभावी सीमाएं निर्धारित नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि किशोर वैसे भी उनके नियम तोड़ देंगे। इन दृष्टिकोणों के परिणाम स्वरूप किशोर स्वयं को वयस्कों की अपेक्षाओं के अनुरूप कम कर सकते हैं। ऐसा होने पर माता पिता जरूरत से ज्यादा सुधार कर सकते हैं और अत्यधिक नियंत्रित हो सकते हैं। खासकर पिता जिन्हें अपनी किशोरावस्था में शासन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, इसका परिणाम अधिक संघर्ष और क्षतिग्रस्त माता पिता किशोर रिश्ते हो सकते हैं। माता पिता के लिए किशोरों के बारे में अपने विश्वासों पर विचार करना और ये विश्वास कहाँ से आते हैं, जैसे कि किशोरों के रूप में उनके अपने अनुभव या मीडिया मददगार हो सकते हैं। क्या ये मान्यताएं उचित है, शुद्ध हैं, क्या वे नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, इन सभी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे टीवी शो हो, फिल्मों हो, उसमें बच्चों को क्या दिखाते हैं, किस तरह का वो शो दिखाना चाहते हैं, ये माता पिता पर डिपेंड करता है और इसका सीधा प्रभाव किशोरों पर पड़ता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में सामाजिक आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, सांस्कृतिक समझ, राजनीतिक समझ, आर्थिक कारण है कि यदि गरीबी है और गरीबी में किशोर को क्या समस्या होती है, अगर वो ठीक से भोजन नहीं कर पाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो उसका सर्वांगीण विकास फिर प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। आर्थिक तंगी के कारण किशोर अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये सभी किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब एक बिहार के किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता, जो जल्दी बुक्स में नहीं मिलता, इसलिए इस टॉपिक को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसकी आबादी 120 मिलियन से अधिक है। 1 मिलियन 10 लाख हो गया, यानी 12 करोड़ के आसपास है। बिहार में किशोरों को कई प्रकार की प्रासंगिक वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके विकास और कल्याण को प्रभावित कर सकती है। बिहार में किशोरों को जिन महत्वपूर्ण प्रासंगिक वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, उनमें एक है गरीबी। गरीबी और बेरोजगारी की उच्च दर के साथ बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है, जो किशोरों के विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसकी चर्चा हम बाल विकास में भी किए थे, उसके अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें केवल 57.71% महिलाएं और 71.2% पुरुष साक्षर है। साक्षर की परिभाषा हो जाती है कि 7 वर्ष तक की आयु, 7 वर्ष की आयु से ऊपर के वे व्यक्ति जो जिनको पढ़ने लिखने और समझने का ज्ञान हो, उनको साक्षर कहते हैं। तो बिहार की औसत साक्षरता दर 63.82% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 57.71%। बिहार में गरीबी रेखा से 44 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, यानी जिस व्यक्ति की कमाई एक दिन में 44 रुपया भी नहीं हो पाए, उसको गरीब की श्रेणी में रखते हैं। जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में किशोर अत्यधिक गरीबी में जी रहे। जब परिवार गरीब है तो उसमें रह रहे किशोर भी गरीब होंगे। इसके अतिरिक्त बिहार में बाल विवाह की घटनाएं अधिक हैं, जो किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बिहार में 39.1% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। बाल विवाह, गरीबी, कम साक्षरता दर और लिंग भेदभाव जैसे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रेरित है। जिन किशोरों की जल्दी शादी हो जाती है, उनके स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक हो जाती है, ड्रॉप आउट तो हो ही जाएगा। कम उम्र में गर्भधारण के कारण उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा का खतरा भी अधिक होता है।
बिहार में किशोरों को लैंगिक भेदभाव और हिंसा से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां और युवा महिलाएं यौन उत्पीड़न, हमले और तस्करी सहित लिंग आधारित हिंसा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंड लड़कियों की शिक्षा और कैरियर में उन्नति के अवसरों को भी सीमित कर सकते हैं और कहिए ये तो बहुत बड़ी बाधा है। हालांकि अब इसमें भी माइंडसेट में चेंजिंग आ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया है। इसके अलावा किशोर लड़कों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक पहुंच। जो लड़के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते या काम नहीं पाते, उनके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा बिहार को स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। कई किशोरों के पास स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक की पहुंच नहीं होती है, जिससे उनमें बीमारी और बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के ही अनुसार बिहार में केवल 22% 3% घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच है। हालांकि हर घर नल जल योजना है, लेकिन उसकी वास्तविकता से सभी परिचित है। परिणाम स्वरूप किशोरों में डायरिया, मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं अधिक होती है। एक और प्रासंगिक वास्तविकता जो बिहार में किशोरों के विकास और कल्याण को प्रभावित करती है, वह है उच्च प्रवासन दर, माइग्रेशन रेट। बिहार भारत के अन्य हिस्सों, विशेषकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में श्रमिकों के प्रवास का एक स्रोत है। अब देखे होंगे कोरोना में जब श्रमिक वहां से आ गए थे, तो फिर वहां कंपनी के भी मालिक हैं या फिर उसके जो मैनेजर हैं, वो बस भेज के, अपना वाहन भेज के बिहार से फिर मजदूरों को ले गए थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री बंद होने तक की कगार पर पहुंच गई थी। कई किशोर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अपने परिवारों के साथ पलायन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन उनको नहीं मिलता है। प्रवासन उनकी शिक्षा और सामाजिक सहायता प्रणालियों को बाधित कर सकता है, जिससे अलगाव, अवसाद और चिंता की भावनाएं पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकताएं जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता दे। साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और गरीबी और भेदभाव से निपटने के प्रयासों को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पर्याप्त पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं देने की भी साथ साथ आवश्यकता है। किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यदि निभानी है, तो पोषण, पानी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसे हस्तक्षेप जो बाल विवाह के मूल कारणों को संबोधित करते हैं और सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देते हैं, किशोरों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के भी प्रयास भी गरीबी को कम करने और प्रवासन को रोकने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार हम किशोरों के संबंध में जो भी इस यूनिट 1 में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक से संबंधित सभी पहलुओं को हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड यूनिट 2 से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स को। और आप इस चैनल पर बने रहे, इस चैनल के वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बीएड का टोटल टॉपिक्स जो भी हेडमास्टर के परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम में आपका दिया गया है, 12 यूनिट, सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को हम टच करेंगे, आपके लिए लाएंगे। आपको इसके अतिरिक्त किसी भी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जनरल स्टडीज में जो ऐसा टॉपिक्स है जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी, उसका सारांश भी निकाल के हम आपके साथ पास लाएंगे। साथ ही प्रत्येक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शंस के साथ
उस क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत